सुनिए, एक आदमी जो अदालत में अंग्रेज जज के सामने खड़ा होकर अपनी ही कमीज के बटन खोल देता है और कहता है, कानून तो तुम लिखते हो, लेख इन गोली मेरी छाती में लगेगी। और अब कल्पना कीजिए, यही आदमी कुछ साल बाद एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होगा जहां उसके पास सिर्फ कुछ घंटे होंगे। या तो वह अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले, या उसका सबसे खूंखार प्रतिद्वंद्वी उसे राजनीति से हमेशा के लिए मिटा दे। 1872 का आंध्र, धूल, गर्म हवा और खेतों के किनारे फैली गरीबी। ओंगोलू के पास विनुकोंडा और गुंटूर इलाके की बोलियों में लोग जीते थे, पर उनके फैसले मद्रास के अंग्रेज दफ्तरों में लिखे जाते थे। उसी दुनिया में तंगुतुरी प्रकाशम का जन्म हुआ। घर में संपन्नता नहीं थी, मगर एक चीज जरूर थी, बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते, प्रकाशमा पत्थर के टुकड़ों से अक्षर बनाकर पढ़ने की कोशिश करता। स्कूल की फीस जुटाना भी चुनौती थी। कई बार किताबें उधार की, कई बार कागज कम पड़ा तो पुराने पन्नों के पीछे लिख लिया। वह वक्त ऐसा था जब अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं थी, एक दीवार थी। जो अंग्रेजी जानता उसके लिए नौकरी, अदालत, प्रतिष्ठा, और जो नहीं जानता वह खेत, कर्ज और चुप्पी। प्रकाशम ने तय कर लिया कि वह दीवार तोड़नी है, लेकिन भीतर से नहीं, सामने से। युवावस्था में उसकी पढ़ाई ने रफ्तार पकड़ी। कड़ी मेहनत से उसने कानून की ओर कदम बढ़ाया। वकालत तब सिर्फ पेशा नहीं थी, वह मंच था जहां भारतीय पहली बार अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था को उन्हीं के नियमों में चुनौती दे सकते थे। मद्रास की हवा में नमक की गंध थी और सत्ता की सख्ती। अदालतों में लकड़ी के भारी दरवाजे, काली कोटों की पंक्तियां, और ऊपर बैठा अंग्रेज जज मानो न्याय नहीं, साम्राज्य बोल रहा हो। प्रकाशम ने यहीं खुद को गढ़ा। उसकी आवाज में एक अजीब आग थी, साफ, तेज और बेधक। वह बहस करता तो शब्दों से ज्यादा उसका आत्मविश्वास चोट करता। जल्दी ही उसका नाम फैलने लगा, एक ऐसा वकील जो डरता नहीं। लेकिन इसी दौर में उसकी जिंदगी में वह विरोधी उभरा जो आगे चलकर उसके हर कदम पर साया बनेगा। एक दूसरा युवा वकील नेता जो अंग्रेजी प्रशासन के साथ सुलह के रास्ते को ज्यादा व्यावहारिक मानता था। वह आदमी सभा संगठनों में चमकता, अधिकारियों के करीब था और प्रेस में उसके संबंध मजबूत थे। प्रकाशम के लिए यह सिर्फ वैचारिक फर्क नहीं था, यह सीधा मुकाबला था, दो रास्तों का, दो भविष्य का। एक कहता, धीरे चलो, अनुमति लेकर बढ़ो। दूसरा कहता, टकराओ, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। प्रकाशम को असली झटका तब लगा जब उसने देखा कि अदालत में भारतीय के लिए न्याय भी कीमत मांगत है, और वह कीमत अक्सर चुप्पी होती है। एक मामूली किसान का केस, जिसके खेत पर जमींदार का कब्जा था, दस्तावेजों में उलझकर हारने लगा। किसान की आंखें डरी हुई, गीली, प्रकाशम के सामने थीं। उस दिन उसे समझ आया कि सिर्फ जीतना काफी नहीं, व्यवस्था ही गलत है। उसने केस लड़ा, शब्दों को हथियार बनाया और पूरी ताकत से भिड़ गया। जीता या हारा, इतिहास की फाइलें बहस कर सकती हैं, मगर उस दिन उसकी दिशा तय हो गई। वह कानून के जरिए राजनीति तक पहुंचेगा। उसका प्रतिद्वंद्वी इसी बीच प्रभाव बटोर रहा था। क्लब, समितियां और ऐसे मंच जहां अंग्रेज अफसर भी आते। प्रकाशम के लिए यह खतरनाक था, क्योंकि लड़ाई सिर्फ भाषणों की नहीं थी, अवसरों की थी। यदि प्रतिद्वंद्वी पहले जनमानस पर कब्जा कर लेता तो प्रकाशम की आग एक किनारे धकेल दी जाती। कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब प्रकाशम ने महसूस किया कि जिस शहर में वह पहचान बना रहा है, वहीं उसके खिलाफ धीरे धीरे फुसफुसाहटें तैयार हो रही हैं। बहुत उग्र है, बहुत तेज है, इसे आगे बढ़ाया तो मुसीबत होगी। यह फुसफुसाहटें सिर्फ अंग्रेज अफसरों की नहीं थीं। कई भारतीय भी डरते थे कि इतनी टक्कर से उनका सीमित सा आराम छिन जाएगा। यानी उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह एक नेटवर्क था जो शांति के नाम पर नियंत्रण चाहता था। फिर भी प्रकाशम रुका नहीं। उसने सार्वजनिक सभाओं में बोलना शुरू किया। पहली बार जब वह भीड़ के सामने खड़ा हुआ, उसके भीतर का वकील और भीतर का विद्रोही एक साथ बोल पड़े। वह लोगों को समझाता कि अधिकार मांगने से नहीं, लेने से मिलते हैं। वह कहता, जब आप अपनी ही जमीन पर मेहमान बन जाएं, तो कानून किताब नहीं रह जाता,
जंजीर बन जाता है। उसकी भाषा में गांव की मिट्टी थी और अदालत की धार। यही मिश्रण उसे अलग बनाता। और फिर वह दिन आया जिस दिन उसने तय किया कि अब केवल मुकदमे नहीं, आंदोलन भी लड़ना है। उस वक्त देश में राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही थी, अखबारों में गरम लेख छप रहे थे और पुलिस की रिपोर्टों में असंतोष शब्द बार बार दिखने लगा था। प्रकाशम ने खुद को कांग्रेस की ओर खींचते पाया, लेकिन वह किसी अनुशासित पंक्ति में चलने वाला नेता नहीं था। वह ज्वालामुखी था, और यही बात उसके प्रतिद्वंद्वी को सबसे ज्यादा डराती थी। प्रतिद्वंद्वी ने चाल चली। उसने स्थानीय राजनीति में कुछ ऐसे लोगों को आगे किया जो प्रकाशम की छवि को अराजक दिखा सकें। उसने एक सार्वजनिक मंच पर सभा के बीच मुस्कुराते हुए कहा, जोश अच्छी चीज है, पर आग घर भी जला देती है। भीड़ हंसी, पर प्रकाशम समझ गया यह सिर्फ टिप्पणी नहीं, निशाना है। उस रात उसने देर तक नींद नहीं ली। उसे पता था कि अगला कदम अगर गलत पड़ा तो वह भीड़ जो आज तालियां बजा रही है, कल उसे ही खलनायक बना देगी। इसी समय उसके सामने एक और चुनौती आई, समय की। उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। घर से संदेश आया कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। आर्थिक दबाव भी था। आंदोलन में उतरना मतलब पैसे, प्रतिष्ठा और सुरक्षा सब दांव पर। और यहाँ वही समय सीमा सामने खड़ी थी। प्रकाशम को कुछ ही महीनों में फैसला करना था कि वह सिर्फ सफल वकील रहेगा या जनता का आदमी बनेगा। अगर उसने देर की तो प्रतिद्वंद्वी अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा और राजनीति में प्रवेश का दरवाजा बंद हो जाएगा। एक दिन उसने अपनी मेज पर रखी काली कोट को देर तक देखा, वही कोट जिसने उसे सम्मान दिया था। फिर उसने उसे धीरे से मोड़ा, जैसे किसी पुराने जीवन को समेट रहा हो। वह अदालत गया, बहस की, केस निपटाया, और बाहर निकलते वक्त उसे लगा जैसे इमारत की दीवारें भी उसे रोकना चाहती हैं। पर बाहर सड़क पर धूप में लोग थे, साधारण, पसीने से भीगे, उम्मीद से भरे। वह सीधे एक बैठक में गया जहां स्थानीय नेता आने वाले कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। उसके प्रतिद्वंद्वी के लोग भी वहां थे, कागजों, प्रस्तावों और संयम के तर्कों के साथ। प्रकाशम चुपचाप बैठा रहा, फिर अचानक उठा और बोला, संयम तब अच्छा लगता है जब आपके पास खोने को कुछ न हो। हमारे पास तो खोने को पूरा देश है। कमरे में सन्नाटा, कुछ चेहरों पर डर, कुछ पर चमक। यहाँ दूसरा ट्विस्ट हुआ जिसे कम लोग समझ पाए। उस रात सभा के बाद प्रतिद्वंद्वी ने उसे एक संदेश भिजवाया, एक तरह की पेशकश, साथ चलो, पद मिलेगा, मंच मिलेगा, लेकिन भाषा नरम रखो। बाहर से यह मित्रता थी, भीतर से लगाम। प्रकाशम ने संदेश पढ़ा और कागज को बिना फाड़े मेज पर रख दिया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारी चाल समझता हूं और फिर भी तुम्हें मौका देता हूं। लेकिन उसी क्षण उसने फैसला कर लिया, वह किसी की छाया में नहीं चलेगा। अगले हफ्तों में उसने अपना नेटवर्क खुद बनाया, छोटे कस्बों में, गांवों में, मंदिरों के पास, बाजारों में। वह लोगों से उनके घरों में मिलता, उनकी थाली देखता, उनके बच्चों की हालत देखता, और फिर मंच पर जाकर वही दृश्य शब्दों में बदल देता। उसकी भाषण शैली चित्रों जैसी थी। यह देखो, किसान के हाथ में छाला है और सरकार के हाथ में मुहर। मुहर छाले पर नहीं लगती, जमीन पर लगती है। धीरे धीरे उसका नाम सिर्फ वकील के रूप में नहीं, वक्ता के रूप में फैलने लगा। और प्रतिद्वंद्वी, जो अब तक उसे उग्र वकील कहकर छोटा कर रहा था, समझ गया कि यह आदमी भीड़ से रिश्ता बना चुका है। वह रिश्ता कागजों से नहीं टूटता, लेकिन कहानी अभी शुरुआत में थी, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाशम राजनीति के दरवाजे के करीब आया, वैसे वैसे अंग्रेज प्रशासन की नजरें भी तेज हो गईं। पुलिस की निगाह, मुखबिरों की फुसफुसाहट और अखबारों में इशारों इशारों में चेतावनी, सब बढ़ने लगा। और ठीक तभी जब उसे लगा कि वह सही समय पर सही दिशा में बढ़ रहा है, उसके सामने वह चुनौती आ खड़ी हुई जिसने उसकी पहचान हमेशा के लिए बदलनी थी। ऐसी चुनौती बहस शब्दों से नहीं, शरीर से होती है, और जहां जीत का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं, आत्मसम्मान होता है। भाग 1 समाप्त नहीं लगता, लेकिन यहीं से अगले हिस्से की घटनाएं बिना दोहराव के आगे बढ़ेंगी। सड़क पर उस दिन धूप चाकू की तरह तेज थी, सफेद, चुभती हुई। सामने ब्रिटिश
पुलिस की कतार, काले हेलमेट, चमकती बंदूकें, पीछे हजारों लोगों की भीड़ जिनके हाथों में सिर्फ काली पट्टियां और तिरंगा था, और बीच में नंगूतुरी प्रकाशम, जिसने अचानक पाकिस्तान सीमा, संसद या किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले चौराहे पर अपनी कमीज के बटन खोलने शुरू कर दे। गोली चलानी है तो चलाओ, पहले मेरी छाती पर चलाओ। भीड़ एक पल के लिए जम गई, अफसर भी। समय जैसे ठिठक गया। यह कोई नारा नहीं था, यह एक चुनौती थी, उस व्यवस्था को, उस डर को, और एक व्यक्ति को भी, जो उसी भीड़ के बीच कहीं किनारे खड़ा था। प्रकाशम का वही पुराना प्रतिद्वंद्वी, जिसने सालों से फुसफुसाकर कहा था, अति मत करो, राजनीति समझकर खेलो। यह 1928 का मद्रास था। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा था भारत के भविष्य की योजना बनाने, बिना एक भी भारतीय सदस्य के। पूरे देश में नारा उठ चुका था, साइमन गो बैक, और मद्रास में इस नारे को चेहरे की जरूरत थी। कांग्रेस के स्थानीय नेता किसी संतुलित विरोध के पक्ष में थे। जुलूस हो, भाषण हो, मगर टकराव नहीं। प्रकाशम ने कहा, अगर हम सिर्फ नारों से संतुष्ट हो गए तो वे समझेंगे हम सिर्फ आवाज हैं, हिम्मत नहीं। उसका प्रतिद्वंद जो अब तक सभा संगठनों में चमकता आया था, एक बंद बैठक में बोला, हमें उकसावे से बचना चाहिए। पुलिस अगर गोली चलाएगी तो खून बहेगा और जनता हमें ही दोष देगी। प्रकाशम ने जवाब दिया, अगर डर के कारण हम पीछे हटे तो इतिहास हमें देखेगा और कहेगा इनको मौका मिला। पर ये कांप गए। कमरे में खामोशी छा गई। किसी ने सीधे हाँ नहीं कहा। लेकिन जब जुलूस का दिन आया, भीड़ प्रकाशम के पीछे चल रही थी, प्रतिद्वंद हवी के पीछे नहीं। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ा, पुलिस की चेतावनियां तेज होती गईं। रुक जाओ, तितर बितर हो जाओ, वरना बल प्रयोग होगा। 6 से आवाजें उठीं, आगे बढ़ो, वापस मत जाओ। तंग गलियों से निकलकर जब जुलूस उस चौड़ी सड़क पर पहुंचा जहां अंग्रेज अफसर तैनात थे, हवा में बारूद की बू मिलने लगी। पुलिस कप्तान ने अंतिम चेतावनी दी। भीड़ थोड़ा डगमगाई। उसी क्षण प्रकाशम आगे बढ़ा, बीच सड़क पर खड़ा हो गया और एक एक करके अपनी कमीज के बटन खोलने लगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह छाती वकील की नहीं, इस देश के किसान की है। अगर आवाज से डरते हो तो गोली चलाओ, मैं भागूंगा नहीं। यह सिर्फ बहादुरी नहीं थी, यह एक सार्वजनिक शर्त थी। या तो अंग्रेज गोली चलाकर इस आदमी को शहीद बना दें, या पीछे हटकर अपनी ही धमकी को बौ ना कर दें। कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अफसरों के हाथ कांपे, भीड़ की सांस अटक गई, और प्रतिद्वंद्वी ने, जो सुरक्षित दूरी से सब देख रहा था, भीतर ही भीतर हिसाब लगाना शुरू कर दिया। अगर गोली चली और प्रकाशम गिरा तो वह शहीद कहलाएगा, अगर गोली नहीं चली तो आंध्र केसरी बन जाएगा। दोनों ही स्थिति में यह आदमी राजनीति की सीढ़ी 2-2 पायदान एक साथ चढ़ जाएगा। गोली नहीं चली, पुल इस पीछे सरक गई। नारे ऐसे उठे जैसे बांध टूट गया हो, प्रकाशम की जय, आंध्र केसरी की जय। उसी शाम से अखबारों में नया शब्द घूमने लगा, आंध्र केसरी, आंध्र का शेर। जनता ने उसका नया नाम तय कर दिया था। नेताओं को चाहे जितनी आपत्ति हो, इस नाम को अब कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन हर जयकार किसी न किसी के लिए खतरा भी होती है। प्रतिद्वंद्वी ने उसी रात अपने कुछ नजदीकी लोगों के साथ बैठक की। उसने मेज पर मुट्ठी मारकर कहा, आज से यह आदमी सिर्फ एक वकील नहीं रहा। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह दम प्रांत की राजनीति हिला देगा। हमें इसे अनियंत्रित साबित करना होगा, कांग्रेस के लिए भी और अंग्रेज अफसरों के लिए भी। यहां से मुक्का बला और निजी हो गया। पहले यह वैचारिक अंतर था, अब यह अस्तित्व का सवाल था। साइमन विरोध के बाद प्रकाशम का जीवन जैसे तेज रफ्तार पर चल पड़ा। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत, कानून और भाषा को पूरी तरह आंदोलन के हवाले कर दिया। उसने स्वराज्य नाम से एक अखबार के संपादन में हाथ डाला, जहां हर हफ्ते उसके लिखे आलेख आग की लपटों की तरह फैलते। कर नाम की ठंडी पंक्तियों को वह लूट कहकर लिखता, नीति शब्द के पीछे छिपे अत्याचार को वह खुला नाम देता। उसके लेखों से अंग्रेज प्रशासन तिलमिला उठा। उस पर मुकदमे हुए, जुर्माने लगे, पर हर मुकदमे की
खबर गांव-गांव तक पहुंचती और वहां एक नया समर्थक पैदा हो जाता। इसी बीच उसकी निजी जिंदगी भी बदल रही थी। कभी जिस काले कोट और वकालत से घर की जरूरतें आराम से पूरी हो जाती थीं, अब वही सब उसने छोड़ दिया था। आय कम हो गई, घर में चिंता बढ़ गई। घर वालों की आंखों में सवाल था, आप लड़ तो रहे हैं, पर हमारे बच्चों का भविष्य? प्रकाश में रातों को जागता, पर सुबह मंच पर खड़ा होता तो उसकी आवाज में कोई कमजोरी नहीं झलकती। वह अक्सर कहता, अगर मेरी पीढ़ी अपने बच्चों की सुविधा के लिए डर गई तो अगली पीढ़ियां हमारी कायरता की कीमत चुकाएंगी। उसका प्रतिद्वंद्वी इस मोर्चे पर उससे आगे था। उसने अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रखी थी। कुछ व्यावसायिक हिस्से, कुछ सलाहकार की भूमिकाएं, कुछ सरकारी कमेटियों के सदस्यत्व। सार्वजनिक रूप से वह भी स्वराज्य की बात करता, पर निजी तौर पर वह अंग्रेजी अफसरों से तनाव कम रखने की कोशिश करता। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। वह खुद को व्यवहारिक राष्ट्रवादी के रूप में बेच रहा था और धीरे धीरे प्रांतीय कांग्रेस में कई लोग उसके इस संतुलन से प्रभावित होने लगे थे। लेकिन इतिहास हमेशा संतुलित नहीं होता, कई बार वह झटके में मोड़ लेता है। 1930 का दशक हिंदुस्तान के लिए वही मोड़ लेकर आया। सविनय अवज़, यहाँ नमक सत्याग्रह, जेलें, लाठियां और पूरे देश में फैलता विद्रोह। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया और तंगुतुरी पर प्रकाशम ने महसूस किया कि यह वही क्षण है जिसके लिए वह सालों से अपने भीतर आग सुलगा रहा था। इस बार चुनौती सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, समय से भी थी। कांग्रेस के भीतर चर्चा चल रही थी कि प्रांतों में कौन कौन नेता सामने लाए जाएंगे, किसे जिला किसे प्रांतीय स्तर की जिम्मेदारी मिलेगी। प्रकाश जानता था, अगर उसने इस आंदोलन में अपने को साबित न किया तो उसका प्रतिद्वंद्वी, जो पहले ही पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ संबंध बनाकर बैठा था, सारी राजनीतिक जगह हथिया लेगा। उसके पास सारे फैसले धीरे धीरे करने की आदत नहीं थी। लेकिन इस बार खेल में एक और शर्त जुड़ चुकी थी। कांग्रेस ने आंदोलन की योजना के साथ साथ यह भी तय किया था कि किसे कहाँ गिरफ्तार होना है, कौन कितना आगे जाएगा और किसे भविष्य के प्रशासनिक काम के लिए बचाकर रखा जाएगा। प्रतिद्वंद्वी ने हाईकमान के कुछ लोगों से कानाफूसी की। प्रकाश पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह भीड़ को उकसाता है, हिंसा भड़क सकती है। हमें प्रशासन के लिए शांत, सुलझे हुए लोगों की जरूरत होगी। एक वरिष्ठ नेता ने संदेश दे दिया, आप आंदोलन में हिस्सा लीजिए, पर संयम रखिए, पार्टी लाइन से बाहर मत जाइए। प्रकाशम मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि यह संयम शब्द फिर से उसी पुराने जाल की तरह उसके सामने फैला दिया गया है। नमक कानून तोड़ने और दूसरे कार्यों में वह पूरी ताकत से उतरा। सभाएं, जुलूस, विदेशी कपड़ों की होली, गांवों में पदयात्राएं, हर मोर्चे पर उसका चेहरा दिखने लगा। अंग्रेज प्रशासन के लिए वह दुष्प्रचारक बन चुका था। इस बार उन्होंने देर नहीं की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की सलाखों के पीछे पहली रात उसने पतली चादर पर लेटे लेटे छत की तरफ देखा। शरीर थका हुआ था, पर दिमाग तेज। उसने सोचा, अगर मैं बाहर होता तो राजनीति की जंग हर घंटे बदल रही होती। यहाँ मेरी घड़ी रुक गई है, पर बाहर मेरे प्रतिद्वंद्वी की घड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। पहली बार उसे समय के खिलाफ दौड़ का एहसास ऐसे हुआ जैसे कोई अदृश्य घड़ी उसके सिरहाने टंगी हो। जेल की हर टिक टिक उसे याद दिलाती, तुम भीतर हो और वह बाहर है। नेटवर्क बना रहा है, समीकरण बदल रहा है। जेल की यातनाएं सामान्य नहीं थीं। राजनीतिक कैदियों के साथ कभी सख्ती बढ़ा दी जाती तो कभी सुधार के नाम पर घटा दी जाती, ताकि भीतर बैठा आदमी मानसिक रूप से टूट जाए। एक बार ठंडे पानी से नहलाने के बाद उसे पतली धोती में खुले आंगन में बैठाए रखा गया। हड्डियां कांप रही थीं, पर उसने आसपास बैठे कैदियों से कहा, याद रखना, यह ठंड हमारी नसों में नहीं, उनकी सभ्यता में है, हमें नहीं कांपना। जेल के गंदे बदबूदार कमरे, पत्थर की दीवारें और बीच बीच में मिलती थोड़ी सी किताबें, यहीं उसने अपने अगले कदमों की योजना बनानी शुरू की। जब वह जेल से निकला तो बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। कांग्रेस और मजबूत हो गई थी, स्वतंत्रता का विचार और गहरा, और उसका प्रतिद्वंद्वी अब प्रांतीय स्तर पर एक पहचाना हुआ नाम, कई कमेटियों, बोर्डों और समितियों का सदस्य बन चुका था। वह मुस्कुराते हुए प्रकाशम से मिला, जैसे
जॉम पुराना दोस्त हो, बोला, आपने बहुत त्याग किया, हम सब सम्मान करते हैं। अब वक्त संगठन निर्माण का है, आपको भी थोड़े व्यावहारिक होना पड़ेगा। व्यावहारिक शब्द अब प्रकाशम के लिए चेतावनी जैसा बन चुका था। जब भी कोई यह शब्द कहता, उसे इसके पीछे खड़ी वह पूरी सोच दिखती। समझ औता करो, किनारों को गोल कर दो, जनता को सिर्फ उतना ही दो जितना वह संभाल सके। 1947 के चुनाव आए। यह वह क्षण था जब पहली बार ब्रिटिश शासन ने प्रांतों में चुनाव करवाकर आंशिक सत्ता भारतीयों को देने का रास्ता खोला। मद्रास प्रांत में कांग्रेस के पास मौका था कि वह सरकार बनाए। टिकट बांटने से लेकर नेतृत्व तय करने तक हर कदम पर खींचतान थी। प्रकाशम के समर्थक चाहते थे कि उसे अग्रिम पंक्ति में रखा जाए, पर पार्टी के भीतर कई लोग उसके प्रतिद्वंद्वी की व्यवहारिकता से प्रभावित थे। अंततः निर्णय हुआ, एक तीसरे नेता को प्रीमियर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और प्रकाशम को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा। वह राजस्व विभाग के मंत्री बने। पहली बार उसने सत्ता को अंदर से देखा। लंबे गलियारों वाले सचिवालय, फाइलों के पहाड़, कलम की नोक पर टंगा किसानों का भविष्य और अंग्रेज अधिकारियों के साथ बैठकों की जटिल भाषा। यह वह दुनिया थी जहां नारे काम नहीं करते थे, यहां नियम, आंकड़े और हस्ताक्षर काम करते थे। पर उसके भीतर का बागी शांत नहीं हुआ। वह मंत्री रहते हुए उसने जमींदारी व्यवस्था, लगान और किसानों के अधिकारों पर जोरदार बोलना शुरू किया। कई बार वह अपने ही कैबिनेट में अकेला पड़ जाता। प्रतिद्वंद्वी, जो अब भी पार्टी के भीतर गहरी पकड़ रखता था, पीछे से फुसफुसाता, प्रकाशम प्रशासन नहीं समझता, इसे केवल मंच पर बोलना आता है। मगर बाहर जनता की तरफ से जो पत्र आते, उनमें एक ही बात बार बार लिखी होती, आप हमारे जैसे लोगों की भाषा बोलते हैं। लेकिन इतिहास केवल एक मंत्रालय से संतुष्ट नहीं होता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन फूटा। इस बार अंग्रेजों ने बिना ज्यादा ढिलाई दिए कांग्रेस की पूरी नेतृत्व पंक्ति पर चोट की। जेलें फिर भरने लगीं, प्रकाशम फिर बंदी बना और उसका प्रतिद्वंद्वी इस बार भी अलग रास्ता न कर बचा रहा। वह खुद को संगठन और भविष्य की रणनीति पर काम करने वाला बताता, पर असल बात यह थी कि वह जोखिम के समय हमेशा एक्टिव आग की बजाय सुरक्षित राख बनकर रहना चुनता। यहीं से दोनों के बीच का अंतर एकदम स्पष्ट हो गया। एक आग की लपट बनकर उठता, दूसरा धुएं की पतली परत बनकर हर कमरे में घुस जाता। समय बीता, युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि अब सत्ता हस्तांतरण से बचना संभव नहीं। 1946 के प्रांतीय चुनाव इस दिशा में आखिरी बड़ी सीढ़ी थे। मद्रास में कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, पर असली लड़ाई अब अंदर शुरू होनी थी। किसे प्रीमियर बनाया जाएगा? यहाँ कहानी में नया ट्विस्ट आया और वह था समय की सीमा का, जो अब तक केवल विचारों और जेल के दिनों में दिखती थी, अब राजनीति के सबसे झुक मोड़ पर साकार हो गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। दिल्ली से संदेश था, मद्रास में प्रीमियर के नाम पर तेजी से निर्णय हमें कुछ ही घंटों में गवर्नर को सुझाव देना है, वरना दूसरे विकल्पों पर दबाव बढ़ेगा। यानी जिस पद के लिए लोग सालों से राजनीति कर रहे थे, जिस कुर्सी के लिए प्रतिद्वंद्वी ने दशकों से नेटवर्क बुना था, उस पर निर्णय लेने के लिए अब मात्र कुछ घंटे थे। बैठक के पहले ही प्रतिद्वंद्वी सक्रिय हो गया। उसने अपने समर्थक विधायकों को एक एक करके कमरे में बुलाया, वादे किए, मंत्री पद मिलेगा, क्षेत्र में प्रोजेक्ट दिलवाऊंगा, बस समर्थन मेरे नाम पर चाहिए। उसके पास सूचियां थीं, गिनतियां थीं, फोन लाइनें थीं। वह इस तरह काम कर रहा था जैसे यह चुनाव नहीं, शतरंज का अंतिम दांव हो। प्रकाशम के पास न पैसे के वादे थे, न बड़े प्रोजेक्ट दिखाने का आधार। उसके पास सिर्फ दो चीजें थीं, उसका अतीत और जनता के बीच उसकी साख। लेकिन इस कमरे में जनता नहीं थी। यहाँ सिर्फ विधायक थे, जिनके मन में डर और महत्वाकांक्षा दोनों थे। एक पुराने साथी ने उसे अलग ले जाकर कहा, देखो, तुमने बहुत संघर्ष किया है, पर पार्टी को अब स्थिरता चाहिए। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी ने वादा किया है कि वह केंद्र की लाइन के हिसाब से चलेगा, टकराव कम रखेगा। ऊपर के नेता भी उसी नाम की तरफ झुक रहे हैं। अगर मैं प्रीमियर बनना है तो तुम्हें अभी आज रात अपने लिए संख्या जुटानी होगी। सुबह तक देर हो गई तो मामला तय हो जाएगा। यानी उसके पास
ज्यादा से ज्यादा 10-12 घंटे थे, पूरे जीवन के संघर्ष की अंतिम परीक्षा के लिए। अगर वह इसे खो देता तो वह हमेशा त्यागी नेता के रूप में जाना जाता, पर सत्ता कभी उसके हाथ न आती और उसका प्रतिद्वंद्वी वही करता जिससे वह हमेशा डरता आया था। व्यवहारिकता के नाम पर जनत की मांगों को छोटा, धीमा, कमजोर कर देना। उसने घड़ी देखी, रात हो चुकी थी। बाहर मद्रास की सड़कों पर समुद्री हवा चल रही थी, लेकिन पार टी कार्यालय के भीतर हवा घुटन भरी थी। प्रकाशम ने तय किया वह खरीद फरोख्त नहीं करेगा, पर वह अपनी कहानी हर विधायक की आंखों में रखे बिना आ भी नहीं रहेगा। वह एक एक कमरे में गया, दरवाजा खटखटाया और शांत आवाज में कहा, आपको अगर स्थिरता चाहिए तो आप मेरे प्रतिद्वंद्वी को चुनिए, पर अगर आप चाहते हैं कि मद्रास की सरकार जनता के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए सांस ले, तो मुझे चुनिए। मैं वादा नहीं कर सकता कि अंग्रेज अफसर खुश रहेंगे, पर मैं यह वादा जरूर कर सकता हूं कि आपके क्षेत्र के लोग आपको धोखा नहीं देंगे। कुछ विधायक हिचक इचाए, कुछ ने साफ मना कर दिया। ऊपर से अलग संकेत हैं, लेकिन कई ऐसे भी थे जो जेल के दिनों में उससे मिलने गए थे, जिन्होंने उसे खुले मैदान में नंगी छाती के साथ खड़े देखा था। उनके लिए यह केवल राजनीति नहीं थी, यह विश्वास का सवाल था। रात गहराती गई, सूचियां बदलती गईं। प्रतिद्वंद्वी को खबर मिली कि कुछ लोग उसके पाले से खिसक रहे हैं। वह तमतमा उठा। उसने अपने करीबी को भेजा, जो एक कमरे के बाहर जाकर बोल, देखिए, हाईकमान का झुकाव हमारे तरफ है। जो लोग गलत तरफ खड़े होंगे उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। यह सीधा ठंडा धमकी था। सुबह होने से 2 घंटे पहले तक स्थिति धुंधली थी। दोनों तरफ संख्या लगभग बराबर थी। कोई भी पक्ष निश्चित नहीं था। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए समय तय था 8 बजे। गवर्नर को नाम भेजने की डेडलाइन दोपहर तक, यानी अब हर मिनट की कीमत थी। अंतिम घंटों में 2 घटनाएं हुईं जिन्होंने एक खेल पलट दिया। पहली, एक वरिष्ठ सम्मानित विधायक जो अब तक तटस्थ बने हुए थे, अचानक प्रकाशम के कमरे में आए। उन्होंने कहा, मैंने बहुत वकालत देखी, बहुत भाषण सुने, पर मैंने किसी को अपनी जान हथेली पर रखकर जनता के सामने खड़ा होते भी देखा है। वह तुम हो। अगर हम ऐसे आदमी को सिर्फ इसलिए किनारे कर दें कि वह बहुत तीखा है, तो यह हमारे आंदोलन के साथ अन्याय होगा। उन्होंने अपना समर्थन सार्वजनिक रूप से घोषित किया। दूसरी, प्रतिद्वंद्वी की एक चाल उलटी पड़ी। उसने एक युवा विधायक पर दबाव डालने के लिए प्रशासनिक परेशानियां खड़ी कराने की धमक दिलवाई। बात फैल गई। कुछ विधायकों ने फुसफुसाकर कहा, अगर यह अभी बिना कुर्सी के ऐसे दबाव बना सकता है, तो कुर्सी मिलने के बाद क्या करेगा? भय धीरे धीरे उसकी तरफ से हटकर प्रकाशम की तरफ सहानुभूति के रूप में बहने लगा। बैठक शुरू हुई। कमरे में कुर्सियों की खड़खड़ाहट, कागज हाओं की सरसराहट और बाहर कॉरिडोर में इंतजार करती पत्रकारों की बेचैनी। नाम रखे गए, पहले प्रतिद्वंद्वी का, फिर तंगुतुरी प्रकाशम का। मतद आन होने लगा। कुछ ने खुले समर्थन में हाथ उठाए, कुछ ने पर्चियों से। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थीं। कोई भी परिणाम साफ नहीं बता रहा था। अंत में जब गिनती पूरी हुई तो अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन एक नाम आगे था, तंगुतुरी प्रकाशम। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छाई, फिर ताली की हल्की आवाज से टूटी। कुछ चेहरों पर मजबूर मुस्कान थी, कुछ पर सच्ची राहत। प्रतिद्वंद्वी ने खुद को संभाला, चेहरे पर सूखी सी मुस्कान लाई और औपचारिकता में हाथ बढ़ाकर कहा, बधाई हो। प्रकाशम ने उसका हाथ थामते हुए सोचा, तुम हार गए, पर तुम्हारा खेल आम नहीं हुआ। अब तुम इसी सरकार के भीतर से मुझे कमजोर करने की कोशिश करोगे। गवर्नर को नाम भेजा गया। मद्रास के लिए नए प्रीमियर की घोषणा हुई। आंध्र केसरी तंगुतुरी प्रकाशम अब केवल मंच का नेता नहीं, पूरे प्रांत की सरकार का मुखिया था। सड़क पर जब यह खबर पहुंची तो लोगों ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति के रूप में नहीं, अपने संघर्ष की मान्यता के रूप में देखा। जिस आदमी ने कभी अपनी छाती गोली के सामने खोल दी थी, अब वही आदमी सचिवालय की ऊंची कुर्सी पर बैठेगा। पर उस कुर्सी तक पहुंचना मंजिल नहीं था, यह एक नए युद्ध का आरंभ था।
प्रांत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। समाज में वर्ग और जाति की दरारें थीं। स्वतंत्रता सामने दिखाई दे रही थी, पर अभी हाथ नहीं आई थी। और सबसे बड़ ही बात, उसी सचिवालय की छाया में, उसी सत्ता के गलियारों में उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी अब भी सक्रिय था, चुपचाप नेटवर्क बनाते हुए, अगल ई चाल का इंतजार करते हुए। प्रकाशम ने शपथ लेते समय आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया धूल से भरी वह बचपन की गलियां, अदालत के भारी दरवाजे, साइमन विरोध का वह चौराहा, जेल की ठंडी रातें और आज की यह सुबह, जहां समय की सीमित घड़ियां उसे इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा कर चुकी थीं। अब सवाल यह नहीं था कि वह सत्ता तक पहुंच पाएगा या नहीं, सवाल यह था कि वह सत्ता में रहते हुए अपनी आत्मा को बचा पाएगा या नहीं। और यह लड़ाई अंग्रेजों से भी कठिन होने वाली थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जिस आदमी पर अंग्रेज कभी गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, वही आदमी अब कागज की पतली सी फाइलों से घायल होने वाला था। सड़क पर उसकी नंगी छाती को देखकर डरने वाले अफसर अब बंद कमरों में बैठे हंस रहे थे। देखिए, अब इसे गोली नहीं, नोटिंग से संभालेंगे। आंध्र केसरी तंगुतुरी प्रकाशम, जो कल तक जेल के फर्श पर सोया था, आज मद्रास प्रांत का प्रीमियर बनकर उसी सचिवालय में दाखिल हो रहा था, जहां कभी उसे आंदोलनकारी कहकर बाहर रोक दिया जाता था। सचिवालय की लंबी ठंडी गलियों में जैसे इतिहास खुद चुपचाप उसकी चाल गिन रहा था। दीवारों पर टंगी पुरानी अंग्रेज गवर्नरों की तस्वीरों के बीच अब एक नया चेहरा आना था। काली मूंछें, तेज आंखें, माथे पर गहरी लकीरें। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने पल भर को रुककर नीचे सड़क की तरफ देखा। दूर भीड़ जमा थी। किसान, मजदूर, दुकानदार, छात्र, सब एक ही उम्मीद लेकर आए थे। अब हमारा आदमी सत्ता में है, अब कुछ बदलेगा। पर ऊपर उसी भवन के भीतर कुछ और लोग खड़े थे, साफ सूट पहने, धीमी आवाज में बात करते हुए। उनमें उसका वही पुराना प्रतिद्वंद्वी भी था, जो अब मंत्री तो नहीं, पर मुख्य सलाहकार, रणनीतिकार और अनुभवी नेता के नाम पर सत्ता के हर कमरे में घुस चुका था। उसने एक खिड़की से नीचे झांककर भीड़ को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। लोग सोचते हैं कुर्सी बदली तो सब बदल जाएगा। उन्हें क्या पता, इस इमारत में हवा बदलने से पहले बहुत से दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। प्रकाशम के लिए पहला दिन जैसे औपचारिकताओं की आंधी था। शपथ, फोटो, प्रेस के सवाल, बधाइयां, हाथ मिलाना। पर उसकी आंखें बार बार एक ही चीज तलाशतीं, फाइलें। किसानों की शिकायतें कहाँ हैं? खाद्यान्न की स्थिति क्या है? राजस्व का डेटा? किसी ने कहा, सर पहले आराम से बैठिए, व्यवस्था समझिए। प्रकाशम ने कुर्सी पर बैठते ही कहा, आराम का समय पीछे छूट चुका है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अंग्रेज साफ कर चुके हैं, कुछ ही सालों में सत्ता हस्तांतरण होगा या फिर कठोरता बढ़ेगी। अगर हम साबित न कर पाए कि भारतीय अपने लोगों की सरकार चला सकते हैं, तो वे कहेंगे, देखो ये लोग खुद को संभाल नहीं पाए। ये वही समय सीमा थी जो अब खुलकर सामने आ चुकी थी। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट, स्वतंत्रता की बातचीतें, केंद्रीय राजनीति की खींचतान, इन सब के बीच मद्रास प्रांत को एक नजीर बनना था। या तो यह प्रांत साबित करता कि भारतीय नेतृत्व न्यायपूर्ण, कुशल और दृढ़ हो सकता है, या फिर यह उदाहरण बन जाता उन अफसरों के लिए जो लंदन में बैठकर कहते, इन्हें अभी और समय चाहिए, ये तैयार नहीं हैं। पहला बड़ा झटका वहीं लगा जहां प्रकाशम सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहा था, कृषि और खाद्य के मोर्चे पर। मद्रास प्रांत के कई जिले सूखे की मार झेल चुके थे। गांवों में अनाज की कमी थी, जबकि शहरों के गोदामों में कहीं कहीं सड़ा हुआ चावल पड़ा था। सरकारी नियमों, भ्रष्ट ठेकेदारों और डरपोक अफसरों के चलते प्रकाशम ने पहली ही बैठक में कहा, कागज पर जो बचा है वह जनता के पेट में पहुंचना चाहिए। अगर नियम के नाम पर भूख तेज हुई तो यह सरकार जनता की नहीं, गोदामों की सरकार कहलाएगी। एक वरिष्ठ अफसर ने धीमी आवाज में टोका, सर ये मसला इतना सरल नहीं है। युद्ध के बाद की स्थिति है, राशनिंग सिस्टम है, केंद्र की नीतियां हैं। अगर हम अचानक दखल देंगे तो बाजार बिखर जाएगा।
प्रकाशम ने उसे सीधे देखा। जब खेत बिखरते हैं तब आपको बाजार की इतनी चिंता नहीं होती। जो अनाज आज गोदाम में सड़ रहा है वह हमारे लोगों के लिए कल मरने का कारण बनेगा। मेरी सरकार का पहला फैसला यही होगा, जहां जरूरत है वहां तुरंत वितरण, चाहे हमें नियमों की किताब 2 दिन के लिए ही क्यों न बंद करनी पड़े। यह फैसला लोकप्रिय था पर आसान नहीं। प्रशासनिक मशीनरी जो सालों से अंग्रेजी हिदायतों के हिसाब से चलती आई थी, अचानक किसी भारतीय नेता के ऐसे सीधे आदेश की आदी नहीं थी। कुछ अफसरों ने मन ही मन ठान लिया, देखते हैं इसे कितने दिन में समझ आता है कि सरकार भाषण से नहीं फाइलों से चलती है। यह वही जगह थी जहां प्रतिद्वंद्वी ने पहली चाल चली। रात देर तक चलने वाली एक बैठक में उसने कुछ मंत्रियों और अफसरों से कहा, प्रकाशम जी का इरादा नेक है, हम सब जानते हैं, पर सच्चाई यह है कि प्रशासन इतनी तेजी से नहीं बदल सकता। अगर चीजें बिगड़ गईं, अगर कहीं दंगा हो गया, अगर राशन केंद्रों पर हिंसा हो गई, तो केंद्र हमें जिम्मेदार ठहराएगा। और कौन मारेगा गालियां? हम सब नहीं, प्रीजियर अकेले। किसी ने पूछा, तो फिर? प्रतिद्वंद्वी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, फाइलों को थोड़ा धीमा कर दो, रिपोर्टें भेजो, समितियां बनाओ, उसे लगेगा कि काम चल रहा है, पर प्रणाली को झटका नहीं लगेगा। यह प्रणाली को बचाने वाली भाषा का असली अर्थ था, जनता की तकलीफ से ज्यादा कुर्सी की स्थिरता की चिंता। कुछ हफ्तों बाद जब प्रकाशम ने प्रगति रिपोर्ट मांगी तो कागजों पर सब कुछ प्रक्रिया में था। समिति गठित, रिपोर्ट अपेक्षित, स्थानीय अधिकारियों से समन्वय जारी, जैसे शब्द फाइलों में फूल की तरह सजाए हुए थे। उसे भीतर से गुस्सा आया, पर उसने बिफरने की बजाय एक अलग रास्ता चुना। वह खुद निकल पड़ा, राजधानी से दूर, सूखे से जूझते झिलों में, धूल भरी सड़कों पर, टूटे हुए कुओं के पास, राशन की लंबी कतारों के बीच। एक गांव में उसने देखा, लाइन में खड़ी एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए धूप में झुलस रही थी। उसके हाथ में राशन कार्ड था जिस पर मोटे अक्षरों में अनुमोदित लिखा था, पर गोदाम के क्लर्क ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, स्टॉक खत्म, कल आना। प्रकाशम ने पूछा, कल तक यह अगर मर गया तो? क्लर्क चौंका, पहचान गया, घबराकर बोला, सर, हमें ऊपर से रिपोर्ट भेजनी होती है। प्रकाशम ने उसी जगह जनता के सामने आदेश लिखवाया, जहाँ भूख दिखे वहां फाइल मत मांगो। उसकी ये आकस्मिक यात्राएं लोकप्रिय हो रही थीं। अखबार लिखते, प्रांत का प्रीमियर खेतों की मेड़ पर बैठकर किसानों से बातें करता दिखा, पर दूसरे अखबार, जिन्हें उसके प्रतिद्वंद्वी के लोग चुपचाप सामग्री भेजते थे, सवाल उठाने लगे, क्या प्रीमियर का काम गोदामों की निगरानी करना है या नीति बनाना? केंद्र के कुछ नेता भी चिंतित थे। एक पत्र में लिखा गया, प्रकाशम जनता के बीच है, यह अच्छी बात है, पर उसे ध्यान रखना चाहिए कि अस्थिरता से अंग्रेज बहाने तलाशेंगे। यहाँ एक दूसरा मोर्चा खुला, भाषा और पहचान का। आंध्र के तेलुगु भाषी लोग महसूस कर रहे थे कि मद्रास की सत्ता में उनकी आवाज कम सुनी जाती है। तमिल, मलयालम, कन्नड़ बोलने वाले क्षेत्रों के अपने अपने सवाल थे। एक विशाल सभा में, जहां आंध्र के नेता अलग पहचान की मांग उठा रहे थे, किसी ने मंच से कहा, हमें अलग आंध्र प्रांत चाहिए, जहां निर्णय हमारी भाषा में हो। मद्रास की राजनीति में हम बरसों से दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। उस दिन रात को प्रकाशम देर तक जागता रहा। किसी ने दरवाजा खटखटाकर पूछा, सर, आप तो खुद आंध्र के हैं, आंध्र केसरी कहलाते हैं, क्या आप खुलकर अलग आंध्र की मांग करेंगे? प्रकाशम ने खिड़की से बाहर अंधेरे में झिलमिलाती शहर की रोशनी देखी और कहा, मेरा दिल कहता है हाँ, मेरी जमीन, मेरी भाषा, मेरे लोग, सब यही चाहते हैं, लेकिन मेरा दिमाग याद दिलाता है, अभी देश बंटवारे के कगार पर है। आज अगर हर प्रांत, हर भाषा की दीवारें एक साथ खड़ी कर दी तो हम टूट जाएंगे। मुझे तय करना होगा कि मैं किस समय कौन सा सच बोलूं। यह उसके जीवन का एक और समय सीमा वाला दुविधा था। अगर वह अभी ही अलग आंध्र के लिए तेज आंदोलन का चेहरा बनता तो शायद केंद्र से टकराव तुरंत बढ़ता और उसकी सरकार खतरे में आ जाती। अगर वह चुप रहता
तो अपने ही लोगों की नजरों में कमजोर दिखता। उसका प्रतिद्वंद्वी इस दुविधा का पूरा फायदा उठा रहा था। पार्टी मीटिंग में उसने कहा, प्रकाशम जी, आप प्रांत के प्रीमियर हैं, आपको पूरे मद्रास के लिए सोचने की जरूरत है, केवल आंध्र के लिए नहीं। अगर आप भावुक कदम उठाएंगे तो तमिल, मलयाली सबको लगेगा कि आप पक्षपाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आंध्र की मांग गलत है, पर वक्त ठीक नहीं है। वक्त शब्द फिर से एक हथियार बन चुका था। प्रकाशम ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा वक्त हमेशा ठीक नहीं होता, पर तुम्हें हमेशा इंतजार करने की सलाह देने की आदत है। इसी बीच देश की राजनीति तूफान की तरह बदलने लगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद, दंगे, ब्रिटिश घोषणा, हम फलां तारीख तक सत्ता छोड़ देंगे। पहले यह तारीख दूर लगती थी, फिर अचानक नजदीक खींच ली गई। अब उसके सामने एक और कठोर सच था, उसके पास सप्रांत की किस्मत बदलने के लिए सालों नहीं, महीनों का वक्त था। अगर वह हर मुद्दे पर समितियां बनाकर, फाइलें आगे पीछे करके ठीक समय का इंतजार करेगा तो समय खुद उसे किनारे कर देगा। तो उसने एक एक करके कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें अति साहसी कहा गया। एक जमींदार क्षेत्र में जहां किसानों से अत्यधिक लगान वसूला जाता था, उसने स्वयं जाकर बड़े बड़े घरों के दरवाजे पर दस्तक दी। एक महफिल से ड्राइंग रूम में जहां भारी झूमर की रोशनी में चाय और सिगार के साथ अंग्रेजी में राजनीति पर बातें हो रही थीं, वह अचानक सादे कपड़ों में घुस आए। जमींदार ने चौंक कर कहा, ओह प्रीमियर साहब, आप बिना सूचना। प्रकाशम ने सीधा पूछा, आपके गांव के लोग कहते हैं कि उनके खून से बनाई गई फसल की आधी से ज्यादा कमाई आप ले जाते हैं, और जब सूखा पड़ता है तो आप लंदन चले जाते हैं। यह सरकार किसकी है, आपकी या उन लोगों की जो खेत जोतते हैं? इस सीधी टक्कर से जमींदार लॉबी तिलमिला उठी। 2 दिन के भीतर अखबारों में लेख आने लगे, निजी संपत्ति पर हमला, स्थिरता को खतरा, न इवेश भाग जाएगा। प्रतिद्वंद्वी ने केंद्र के एक वरिष्ठ नेता को पत्र लिखा, प्रकाशम की नीतियां कृषक हितैषी दिखती हैं, पर अगर हम जमींदारों को पूरी तरह नाराज कर देंगे तो पार्टी के चुनावी संसाधन और सामाजिक समर्थन दोनों पर असर पड़ेगा। हमें एक संतुलनशील नेतृत्व की जरूरत है जो जनता और जमींदार दोनों को साथ लेकर चले। संतुलनशील नेतृत्व, यह शब्द सीधे सीधे उसी के लिए लिखा गया था। केंद्र में कुछ लोग पहले से ही प्रकाशम की अति स्वतंत्र शैली से असहज थे। उन्हें ऐसा प्रीमियर चाहिए था जो जनता से ज्यादा पार्टी लाइन को महत्व दे। बैठकों में, चिट्ठियों में, फोन पर होने वाली लंबी बातों में धीरे धीरे एक राय बनने लगी। प्रकाशम एक महान आंदोलनकारी है, पर प्रशासन उसके बस की चीज नहीं, हमें कोई और चाहिए। यह वह मोड़ था जिसका अंदाजा उसे था, पर जिसकी गति उसने कम आंकी थी। एक शाम उसे दिल्ली से संदेश मिला, आपसे परामर्श करना है, कुछ मुद्दों पर असंतोष है। भाषा मुलायम थी, पर उसके पीछे छिपा निहितार्थ तेज था। रात को जब वह अकेला बैठा तो उसने टेबल पर रखी घड़ी की टिक टिक सुनी। उसे याद आया जेल की वो रातें जब हर टिक उसे याद दिलाती थी कि बाहर उसका प्रतिद्वंद्वी नेटवर्क बना रहा है। आज फिर वही टिक टिक लौट आई थी, पर इस बार वह जेल में नहीं था, सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा था। और फिर भी समय का डर पहले से ज्यादा था, क्योंकि अब सिर्फ उसकी नहीं, पूरे प्रांत की उम्मीदें इस कुर्सी से बंधी थीं। अगर उसे हटाया जाता, यह संदेश जाएगा कि जो नेता जनता की तरफ ज्यादा झुकेगा, जो जमींदारों और अफसरों के खिलाफ खड़ा होगा, उसे पार्टी खुद कुचल देगी। और अगर वह अपने सिद्धांतों से पीछे हटता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। दिल्ली की बैठक में माहौल ठंडा था। किसी ने सीधे नहीं कहा हट जाओ, शब्दों की जगह संकेत थे। समन्वय में कठिनाई, केंद्र के साथ तालमेल, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, वित्तीय अनुशासन। आखिर में एक वरिष्ठ नेता ने साफ वाक्य बोला, प्रकाशम जी, आप पर व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं है, पर इस समय हमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो व्यापक सहमति के साथ काम कर सके। आप आंदोलन में, जनता के बीच, पार्टी के लिए बहुमूल्य हैं। सरकार में शायद कोई और बेहतर हो। यह शायद दरअसल आदेश था। उसे बताया गया कि अगर वह स्वेच्छा से इस्तीफा दे देगा तो उसकी मर्यादा बची रहेगी। अगर उसने विरोध किया तो अनुशासनात्मक
कार्रवाई की बातें शुरू होंगी। उसी रात मद्रास लौटने वाली ट्रेन में वह खिड़की के पास बैठा लंबी पटरी को अंधेरे में गायब होते देखता रहा। उसे लगा जैसे हर डिब्बा उसके जीवन का एक हिस्सा है। बचपन की गरीबी, वकालत की चमक, साइमन विरोध का वो चौराहा, जेल की ठंडी रातें की सानों के साथ बिताए हुए दिन, और अब यह नया डिब्बा, सत्ता और उससे विस्थापन का। ट्रेन के हिचकोले के बीच एक विचार अचानक उसके भीतर उठा कि या मैं हार रहा हूं, या ये सिर्फ एक और मोड़ है। एंड बाट डंडे। तभी उसे याद आया क्लास के बाहर खड़े वह दिन जब उसे अंग्रेजी स्कूल में तंग किया गया था। अदालत में पहली हार, जेल में पहला अपमान। हर बार उसने सोचा था शायद खेल खत्म हो गया, और हर बार इतिहास ने उसके लिए एक नया रास्ता खोला था जो पहले दिखाई नहीं देता था। लेकिन इस बार एक फर्क था। पहले उसके सामने अंग्रेज होते थे, अब अपने लोग थे। पहले दुश्मन खुले होते थे, अब मुस्कुराकर गले लगते थे और पीछे से छी इठियां लिखते थे। मद्रास लौटकर उसने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कमरे में वही लोग बैठे थे जिनके साथ उसने किसान, मजदूर, भाषा, शिक्षा, हर मुद्दे पर बहस की थी। किसी की आंखें झुकी थीं, किसी की आवाज में बनावटी दृढ़ता थी। उसने बिना प्रस्तावना के कहा, मैंने दिल्ली में पार जॉर टी की बात सुनी। उन्हें लगता है प्रांत को किसी और की जरूरत है। आपने भी अपने अपने तरीके से इसी बात के संकेत दिए हैं। मैं लड़कर अरसी से चिपक कर इस आंदोलन का मीनिंग छोटा नहीं करूंगा। मैंने हमेशा जनता के भरोसे के लिए लड़ाई लड़ी है, कुर्सी के लिए नहीं। इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। कमरे में खामोशी फैल गई। प्रतिद्वंद्वी जो कोने में बैठा था हल्का सा मुस्कुराया, पर उसने चेहरा झुकाकर उन्हें छू पा लिया। एक मंत्री बोला, पर आंध्र केसरी जनता एंड सोन सेमक्रॉन प्रकाशम ने कहा, जनता को सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं उन्हें बताऊंगा कि उनकी सरकार क्यों बदली और किसने बदली। इतिहास में नाम सिर्फ मेरे त्याग से नहीं, उनके फैसलों से भी लिखा जाएगा, जिन्होंने यह सोचा कि स्थिरता इंसाफ से ज्यादा जरूरी है। जब उसने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा तो अंग्रेज गवर्नर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह सोच रहा हो, ये भारतीय नेता भी क्या अजीब हैं। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अब अपने ही आपस में लड़ रहे हैं। और सच तो यह था, सत्ता की सबसे खतरनाक लड़ाइयां अब अंग्रेजों से नहीं, भारतीयों के बीच चल रही थीं। मद्रास की सड़कों पर खबर आग की तरह फैल गई। जिस आदमी को हमने अपने संघर्ष का चेहरा बनाया, उसी को उसकी पार्टी ने रस्सी से हटा दिया। गांवों में, चाय की दुकानों पर, खेतों की मेड़ों पर लोग पूछने लगे, अगर ऐसे लोगों को नहीं रहने देंगे तो फिर कौन हमारी बात करेगा। एंगचान प्रकाशम ने सभाएं की। भाषणों में उसने किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया, पर उसकी आवाज में आग थी। सत्ता टेबल पर रखी मिठाई की तरह होती है, वह कहता, जो सबसे तेज दौड़ता है सोचता है कि पूरा थाल उसका है, पर भूल जाता है थाल हमारा है, जनता का। नेताओं का काम पहरा देना है, खाना नहीं। भीड़ तालियां बजाती, आंध्र केसरी की जय, आन आ के नारे लगाती, और उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए यह हर नारा एक और खतरे की घंटी होता, क्योंकि खेल खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ मैदान बदल गए था। देश अब स्वतंत्रता के ठीक पहले के मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ बंटवारे की रेखाएं खींच रही थीं, दूसरी तरफ नए प्रांतों की मांग उठ रही थी। आंध्र की जनता के लिए प्रकाशम अब सिर्फ पूर्व प्रीमियर नहीं, एक प्रतीक था। वो आदमी जिसे कुर्सी से हटाया जा सकता है, पर लोग के दिल से नहीं निकाला जा सकता। और उसका प्रतिद्वंद्वी जो अभी जीतता हुआ दिख रहा था, शायद पहली बार डर महसूस कर रहा था। अगर यह आदम बिना कुर्सी के इतनी आवाज पैदा कर सकता है, तो कल जब प्रांतों की नई रेखाएं खींची जाएंगी, जब आंध्र की तकदीर तय होगी, तब इसका नाम टाना नामुमकिन हो जाएगा। समय की घड़ी फिर से तेज हो चुकी थी। अब लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं थी कि मद्रास की सरकार में कौन बैठेगा। अब दांव पर था आने वाले आंध्र राज्य का चेहरा कैसा होगा और उसके इतिहास में किसका नाम पहली पंक्ति में लिखा जाएगा। प्रकाशम ने महसूस किया कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है, वह परीक्षा जिसमें उसे बिना किसी औपचारिक सत्ता के सिर्फ अपने विश्वास और जनता के भरोसे
के सहारे एक पूरे क्षेत्र की दिशा तय करनी थी, और उस दिशा में पहला कदम वह आज नहीं, बहुत पहले उठा चुका था, जब उसने पुलिस की बंदूकों के सामने अपनी छाती खोलकर कहा था, गोली चलानी है तो चलाओ, पहले मेरी छाती पर चलाओ। अब गोली नहीं थी, पर निशाना शायद पहले से ज्यादा घातक था, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी भूमिका और उसके सपने का। सोचिए, जिस आदमी की नंगी छाती के सामने कभी साम्राज्य डर गया था, उसी आदमी को अब एक छोटे से कमरे में धुंधली रोशनी के नीचे कैलेंडर की तारीखों से डरना पड़ रहा था। दीवार पर टंगा साल 1953 जैसे हर गुजरते दिन के साथ उसे ताना मार रहा था, जल्दी करो बूढ़े शेर, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर अब भी आंध्र की किस्मत नहीं बदल पाए तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इतना कहेंगी, बहादुर थे पर अधूरा काम छोड़ गए। तंगुतुरी प्रकाशम ने उस कैलेंडर पर टिकती तारीखों को देखा, फिर बाहर सड़क से आती नारों की आवाज सुनी, आंध्र राज्य बनना ही चाहिए, आंध्र केसरी अमर रहे। मद्रास की गर्म भारी हवा के बीच एक नई आग भड़क चुकी थी, भाषा, पहचान और आत्मसम्मान की आग। आज आजाद भारत था, पर आंध्र के लोगों के लिए सवाल वही पुराना था, क्या हमारी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी या हम हमेशा किसी और की राजधानी के साए में रहेंगे? प्रकाशम के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, यह उसकी अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय था। मद्रास प्रांत की सत्ता से हटाए जाने के बाद वह चुप नहीं बैठा था। उसने गांव-गांव घूमकर, सभाओं में जाकर, अखबारों में लिखकर एक ही बात दोहराई, अगर आजादी का मतलब सिर्फ झंडा बदलना है, जमीन पर न्याय नहीं, तो यह अधूरी आजादी है। आंध्र के आदमी के लिए न्याय तभी पूरा होगा जब उसकी तकदीर का फैसला उसकी ही जबान में, उसके अपने शहर में होगा। उसका प्रतिद्वंद्वी, जो अब मद्रास और दिल्ली दोनों जगहों पर अनुभवी नेता माना जाता था, इस आग को ध्यान से देख रहा था। एक बंद कमरे में पार्टी की बैठक के बाद उसने कुछ विश्वस्त साथियों से कहा, आंध्र का सवाल अनदेखा नहीं किया जा सकता, यह मैं मानता हूं, लेकिन अगर इस आंदोलन की कमान प्रकाशम के हाथ में चली गई तो नया प्रांत बनेगा तो सही, पर उसका पहला चेहरा वही होगा, तब उसे हटाना लगभग नामुमकिन होगा। हमें आंदोलन को स्वीकार तो करना है, पर चेहरा बदलना है। यह नया खेल था, आंदोलन को दबाने की नहीं, जन अपने हिसाब से मोड़ देने की राजनीति। प्रकाशम जनता के बीच था, उसका प्रतिद्वंद्वी फाइलों, बैठकों, समितियों के बीच। दोनों एक ही लक्ष्य का नाम ले रहे थे, आंध्र की भलाई, पर दोनों की आंखों के सामने अलग अलग तस्वीरें थीं। इसी बीच इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर आज भी शरीर सिहर जाता है। एक दुबला पतला शांत स्वभाव का सत्याग्रही पोत्ती श्रीरामुलु आंध्र राज्य की मांग पर आमरण अनशन पर बैठ गया। दिन बीतते गए, उसका शरीर सूखता गया, होंठ फट गए, आंखें धंस गईं, पर उसके मुंह से एक ही बात निकलती, जब तक अलग आंध्र राज्य की घोषणा नहीं होती, मैं पानी की एक बूंद भी नहीं लूंगा। प्रकाशम ने उसे देखने के लिए अस्पताल जैसा बना दिए गए छोटे कमरे में प्रवेश किया। कमरे में सूखी पसीने और दवाइयों की मिली-जुली गंध थी। श्रीरामुलु की सांस धीमी थी, पर उसने प्रकाशम को देखकर हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। नंद्रकेसरी, उसने टूटती आवाज में कहा, अगर मैं नहीं रहा तो। प्रकाशम ने उसके कांपते हाथ को थामा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर इतिहास को तुम्हारा बलिदान चाहिए तो याद रखना, ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे सपने की रखवाली करूंगा। समय कम है, पर मैं भी अभी खत्म नहीं हुआ हूं। पर इतिहास ने किसी के इंतजार का वादा नहीं किया था। अनशन के 58वें दिन की सांझ, जब बाहर भीड़ जय आंध्र के नारे लगा रही थी, भीतर पोत्ती श्रीरामुलु की सांस अंतिम बार उठी और थम गई। समाचार बिजली की तरह फैला। वह आदमी जिसने अपने शरीर को सवाल की तरह सत्ता के सामने रख दिया था, अब नहीं रहा। सड़कें फट पड़ीं, ट्रेनों पर पत्थर गिरने लगे, सरकारी इमारतों के शीशे टूटने लगे, दुकानें बंद हो गईं। आंध्र के कस्बों में, मद्रास की गलियों में आंसू और गुस्सा साथ साथ बहने लगे। किसी माँ ने अपने जवान बेटे की
लाश को देखकर रोते हुए कहा, ये सिर्फ एक आदमी नहीं मरा, हमारी उम्मीदों का धैर्य मर गया। अब अगर कोई हमें टालने की कोशिश करेगा तो खून न बह जाएगा। दिल्ली तक संदेश साफ पहुंच गया। अगर अब भी आंध्र पर फैसला नहीं हुआ तो आग सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, पूरे देश को जला देगी। केंद्र के नेताओं ने सलाह मशविरा तेज कर दिया। प्रतिद्वंद्वी ने इस उथल पुथल में भी मौका ढूंढ लिया। एक बंद बैठक में उसने कहा, हमें तुरंत अलग आंध्र राज्य की घोषणा करनी होगी। यह बात स्पष्ट है, पर साथ ही हमें यह भी तय करना होगा कि वहां का नेतृत्व कौन संभालेगा, ताकि चीजें नियंत्रण में रहें। भावना के नाम पर अगर हम किसी भावुक नेता को वहां बैठा देंगे तो प्रशासन ढह जाएगा। हमें संतुलित, समझदार, अर्टी लाइन मानने वाला व्यक्ति चाहिए। कमरे में कुछ लोग समझ गए कि भावुक नेता से उसका मतलब किससे है, पर सड़कों पर चल रही हवा किसी और दिशा में थी। भीड़ के नारे, गांवों की सभाएं, छात्रों के जुलूस, सबके नाम एक ही चेहरे पर टिक रहे थे, आंध्र केसरी तंगुतुरी प्रकाशम एंड सांसामट्रन प्राण सांसाम प्रॉन। क्योंकि जनता ने सिर्फ किताबों से नहीं, अपनी आंखों से देखा था। वही आदमी जिसने अंग्रेजों के सामने छाती खोली, वही जिसने प्रीमियर की कुर्सी छोड़कर भी किसानों के बीच काम जारी रखा, वही जिसने पोती श्री रामुल्लू की चिता के पास खड़े होकर कहा, तुम्हारा खून व्यर्थ नहीं जाएगा। अंततः घोषणा हुई, आंध्र राज्य का गठन होगा। यह वाक्य जैसे पूरे क्षेत्र पर बरसों से रुकी हुई बारिश की पहली बूंद था। लोग सड़कों पर नाचने लगे, मंदिरों में घंटियां बजीं, मस्जिदों में दुआएं मांगी गईं। अब सवाल था, पहला मुख्यमंत्री कौन? केंद्र में, पार्टी दफ्तरों में, बंद कमरों में नामों की सूचियां घूमने लगीं। प्रतिद्वंद्वी ने फिर पूरी ताकत लगा दी कि सूची के सबसे ऊपर उसका या उसके किसी नजदीकी का नाम आए। पर जनता के बीच, चाय की दुकानों पर बुलंद आवाजों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आंध्र केसरी एंड सोनसांस। कभी कभी इतिहास भीड़ की आवाज से डर जाता है। आखिरकार पार्टी ने हिचकिचाते हुए ही सही घोषणा की, आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री होंगे तंगुतुरी प्रकाशम। यह मोड़ किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं था। जिस आदमी को कुछ साल पहले प्रशासन चलाने में अक्षम कहकर मद्रास की सत्ता से किनारे कर दिया गया था, वही अब नए राज्य के सपने का पहला पहरेदार बनने वाला था। जब यह समाचार प्रकाशम तक पहुंचा, वह कुछ क्षणों के लिए चुप रह गया, जैसे उसके भीतर एक पुरानी आग फिर से जल उठी हो, पर इस बार उसके साथ थकान, चोट और समय की टिक-टिक भी हो। उसने आईने में खुद को देखा। सफेद दाढ़ी और भी घनी हो गई थी, आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए थे, कंधे पर पड़ी धोती थोड़ी और घिस चुकी थी। उसने धीमे से कहा, इतने साल लड़ने के बाद भगवान ने फिर से मुझे परीक्षा में डाल दिया है। अब मेरी लड़ाई सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने शरीर से भी है। जितने दिन सांस है उतने दिनों में मुझे ये साबित करना है कि अलग आंध्र सिर्फ नक्शे की रेखा नहीं, लोगों के जीवन में शनि है। मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए उसके पास समय पहले से भी कम था। नया प्रशासन, नया राजधानी ढांचा, पुराने जमींदार, पुरानी गरीबी, नए सपने, पुराने दुश्मन, सब एक ही साथ उसके सामने खड़े थे। और सबसे बड़ा दुश्मन था समय। उसका प्रतिद्वंद्वी अब सीधे कुर्सी पर नहीं था, पर हर जगह मौजूद था। पार्टी संगठन में, मंत्रालय के गलियारों में, दिल्ली के फोन पर, दिल्ली से आने वाली सलाहों में। कई बार आधी रात को जब प्रकाशम फाइलों के ढेर के बीच बैठा होता, कोई सलाहकार धीरे से कहता, सर, केंद्रीय नेतृत्व कुछ बातों से खुश नहीं है। वे चाहते हैं कि आप नियुक्तियों में उनसे सलाह लें, योजनाओं में उनकी प्राथमिकताओं का ध्यान रखें। अगर आपने ज्यादा स्वतंत्र रुख अपनाया तो प्रकाशम मुस्कुराता, थकी पर तेज आंखों से उस सलाहकार को देखता, तो वही होगा जो पहले हुआ था, कुर्सी चली जाएगी। डरने की बात तो तब थी जब मेरे पास लोगों का भरोसा नहीं था। अब तो कुर्सी जाए या रहे, नाम लोग तय करेंगे। लेकिन उस नाम के साथ अब एक और सवाल जुड़ गया था, क्या वह बूढ़ा शरीर, इतना टूट चुका दिल, इतनी चोट खा चुका आदमी, इतने कम समय में नए राज्य की नींव मजबूत कर पाएगा? उसने मुख्यमंत्री के रूप में भी वही आदत नहीं छोड़ी, किसानों के खेतों में जाना, छात्रों के बीच बैठना, अफसरों से सीधे सवाल पूछना।
एक दिन राजधानी की बैठक छोड़कर वह अचानक एक दूर के गांव में पहुंचा, जहां सड़कें कीचड़ से भरी थीं, स्कूल की दीवारें टूटी थीं और एक अस्थायी सरकारी दफ्तर के बाहर लंबी लाइनें लगी थीं। एक बूढ़ा किसान, जिसने उसके पांव छूने की कोशिश की, बोला, बाबू, आपने अलग आंध्र ला दिया, अब हमारी फसल भी बचा दीजिए। बारिश अनियमित हो रही है, नहरों का काम आधा पड़ा है। प्रकाशम ने उसी जगह अफसर से पूछा, फंड कहाँ है? काम क्यों रुका? अफसर ने रिपोर्टें दिखाईं। सर, योजनाएं पास हो चुकी हैं, लेकिन केंद्र से ग्रांट अभी तक पूरी नहीं आई है। कुछ हिस्सा आया भी तो पार्टी के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में बांटने के लिए दबाव डाला है। सबको एक साथ खुश करना मुश्किल है। प्रकाशम ने तीखे स्वर में कहा, मैं यहाँ लोगों को खुश करने नहीं, न्याय करने आया हूँ। अगर किसी को सड़क का टुकड़ा सिर्फ इसलिए चाहिए कि अगला चुनाव जीत सके, तो उसे कह दो, मुझसे उम्मीद न रखे। हमारी पहली प्राथमिकता वो इलाका होगा जहां जरूरत सबसे ज्यादा है, न कि वो जहां से नारे सबसे ज्यादा लगते हैं। इस सीधेपन ने फिर वही नतीजा दिया जो पहले दिया था, जनता की तालियां और पार्टी के भीतर की बेचैनी। प्रतिद्वंद्वी ने इस बेचैनी को धैर्य से अपने पक्ष में मोड़ना शुरू किया। बैठकों में चाय के कपों के साथ वह धीरे धीरे यह कथा फैलाने लगा, प्रकाशम जी ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर प्रशासन में केवल ईमानदारी काफी नहीं, उन्हें तकरार पैदा करने की आदत है। हर नेता से टकराव, हर सलाह पर सवाल। अगर ऐसे ही चला तो अभी अभी बना आंध्र अस्थिर हो जाएगा। हमें एक शांत, समन्वयकारी नेतृत्व चाहिए। और फिर वो उम्रदराज भी हो चुके हैं, सेहत भी ठीक नहीं रहती। क्यों न हम सम्मानजनक तरीके से उन्हें आराम करने दें और किसी युवा, सक्रिय नेता को आगे लाएं। युवा, सक्रिय, यह शब्द सुनकर कई लोग अपने चेहरे में संभावित मुख्यमंत्री की छाया ढूंढने लगे, पर असली योजना किसी और की थी। प्रतिद्वंद्वी जानता था कि वह खुद शायद सामने न आ सके, पर वह तय कर सकता था कि सामने कौन आएगा, ऐसा कोई जो उसके बिना एक कदम भी न सोचे। इधर आश्रम को डॉक्टरों ने भी चेतावनी दे दी थी। एक दिन जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, आपका शरीर आपकी उम्र से ज्यादा लाठी खा चुका है। जेल की ठंड, भूख, लगातार यात्राएं, तनाव, आपके दिल पर असर दिख रहा है, फेफड़ों पर भी। अगर आपने अपना रूटीन नहीं बदला तो अचानक कोई बड़ा झटका भी पड़ सकता है। कृपया कुछ काम दूसरों को सौंप दीजिए। प्रकाशम ने हंसकर कहा, डॉक्टर साहब, मैं कई बार मौत से मिल चुका हूँ, जेल के फर्श पर, आंदोलनों में, गोली की लाइन के सामने। मौत से डर नहीं लगता। डर तो सिर्फ इस बात से लगता है कि मैं जिंदा रहते रहते अधूरा काम न छोड़ जाऊं। इसी अधूरेपन का डर अब उसकी हर रात का साथी था। टेबल पर रखी फाइलें उसे देखतीं, दीवार पर टगे नक्शे पर अधूरे बने नहरों के निशान, आधे बने स्कूल, बिना अस्पतालों वाले कस्बे उसे घूरते। वह जानता था कि इतिहास उसे एक लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए वापस सत्ता में लाया है, जैसे किसी पुराने योद्धा को आखिरी बार मैदान में उतार दिया हो। फिर वही हुआ जो शायद शुरुआत से लिखा हुआ था। पार्टी के भीतर असंतोष की कथाएं कागजों पर उतरने लगीं। कैबिनेट में मतभेद, वित्तीय नीतियों पर सवाल, किसानों के पक्ष में अति कठोर रुख, केंद्र के निर्देशों की अनदेखी, ये सब शब्द धीरे धीरे एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। एक दिन उसे खबर मिली, पार्टी उच्च कमेटी आपके नेतृत्व पर पुनर्विचार कर रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव के बाद नई नेतृत्व टीम बने। उसने मुस्कुराकर कहा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस प्रांत बदल गया, भाषा बदल गई, पर तरीके वही हैं। पहले मुझे मद्रास से हटाया गया, अब शायद आंध्र से हटाया जाएगा, पर एक फर्क है, तब आंध्र मेरे सपने में था, आज मेरा खुद का राज्य है। अगर मुझे कुर्सी छोड़नी भी पड़ी तो इस बार कोई यह नहीं कह पाएगा कि आंध्र की आवाज सत्ता तक पहुंची ही नहीं। चुनाव आए। प्रकाशम ने सोचा, शायद जनता मेरी सरकार की कमियों को माफ कर दे, मेरी नीयत देखे, काम की शाह देखे। पर प्रतिद्वंद्वी और उसके साथियों ने चुनाव को सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं, एक संगठित मुहिम बना दिया। हर सीट पर गठजोड़, हर गांव में छोटे छोटे आश्वासन, कहीं पद का वादा, कहीं फंड का, कहीं टिकट का। कई मतदाता जो दिल से प्रकाशम का सम्मान करते थे, योजनाओं और
रोजमर्रा की जरूरतों के दबाव में किसी और नाम पर ठप्पा लगा आए। नतीजा आया, नई सरकार, नया मुख्यमंत्री और प्रकाशम फिर से सत्ता से बाहर। अखबारों ने इसे पीढ़ी परिवर्तन कहा, कुछ ने व्यावहारिक निर्णय। किसी ने लिखा, प्रकाशम का समय बीत चुका है। यह शब्द पढ़कर उसका दिल पर जो चोट लगी वह शायद किसी जेल की लाठी से भी गहरी थी। समय, जिस समय के खिलाफ उसने सारी जिंदगी दौड़ लगाई थी, वही अब उसके सामने मुस्कुराकर कह रहा था, देखा, अंत में मैं ही जीतता हूं। पर क्या सचमुच वह हार गया था? यही सवाल आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बना, क्योंकि कुर्सी उससे दूर हो गई थी, पर लोग नहीं। वह फिर वही काम करने लगा जो वह सबसे अच्छे से जानता था, लोगों के बीच जाना, बच्चों के सिर पर हाथ फेरना, युवाओं को भाषणों में प्रेरित करना, किसानों के बीच धरती पर बैठकर उनकी तकलीफें सुनना। एक सभागार में, जहां नए मुख्यमंत्री की तस्वीरें ताज़ा रंग से चमक रही थीं, लोगों ने आग्रह करके उसके हाथ में माइक थमाया। उसने कहा, मैं अब मुख्यमंत्री नहीं हूं, पर आप सबके लिए मेरा रिश्ता कुर्सी से नहीं, खून से है। आंध्र ने मुझे नाम दिया, ध्रकेसरी। शेर के पास जंगल हो या न हो, उसकी दहाड़ उसकी पहचान रहती है। मैं रहूं या न रहूं, मेरी आवाज आप में रहे, इतना मेरे लिए काफी है। भीड़ में बैठे कुछ कार्यकर्ता, जो अब नई सत्ता के प्रति वफादारी दिखाना चाहते थे, असमंजस में पड़ गए। तालियां बजाएं या चुप रहें? और कुछ पुराने साथी, जो कभी उसके पीछे नारे लगाते थे, अब नई गाड़ियों के काफिलों में किसी और के साथ घूम रहे थे। समय ने न सिर्फ उसे, बल्कि उसके आसपास की वफादारियों को भी बदल दिया था। उसका निजी जीवन भी किसी साधारण संघर्षशील नागरिक जैसा हो गया। कभी जिस आदमी के सामने अफसर खड़े होकर रिपोर्ट पढ़ते थे, अब वही आदमी छोटी सी किराए की कार में या साधारण बस में सफर करता दिखता। उसके घर की दीवारों का रंग उखड़ चुका था, फर्नीचर पुराना और चरमराता था। कहते हैं, आखिरी वर्षों में उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि दवाइयों के लिए भी उसे दूसरों की मदद स्वीकार करनी पड़ी। एक शाम जब वह खिड़की के पास बैठा था, एक युवा पत्रकार उससे मिलने आया। उसने झिझकते हुए पूछा, प्रकाशम जी, क्या आपको कभी लगता है कि आपने गलतियां की? अगर आप थोड़ा समझौता कर लेते, थोड़ा नरमी दिखाते, तो आज भी सत्ता में हो सकते थे, आराम की जिंदगी जी सकते थे। प्रकाशम ने धीरे धीरे उसका ओर देखा। आंखों में थकान थी, पर वो पुरानी चमक भी छिपी नहीं थी। बेटा, उसने कहा, गलतियां हाँ की हैं। मैंने सत्ता की चालें देर से सीखी। मैंने लोगों की फिसलती वफादारियां सही समय पर नहीं पहचानी। मैंने कई बार सोचा, जो सही है वही बस काफी है। पर राजनीति में सिर्फ सही होना काफी नहीं होता, शक्तिशाली होना भी जरूरी माना जाता है। ये मेरी गलती थी कि मैं ताकत की भाषा पर भरोसा नहीं कर पाया। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो, क्या मुझे अफसोस है कि मैंने समझौता नहीं किया, तो मेरा जवाब यही होगा, अगर समझौता करने से मेरा दिल खुद को देखने की हिम्मत खो देता, तो ऐसी लंबी जिंदगी से बेहतर था कि मैं किसी आंदोलन में गोली का शिकार हो जाता। पत्रकार कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूछा, आपके प्रतिद्वंद्वी, जो हमेशा पर्दे के पीछे से चाल चलते रहे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? प्रकाशम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वो मेरी कहानी के खलनायक नहीं हैं बेटा, वो भी इस समय के पात्र हैं। जहां मैं सीधी सड़क छू ना करता था, वहीं उन्हें मोड़ ज्यादा पसंद थे। जहां मैं जनता से सीधा संवाद चाहता था, वे फाइलों के जरिए काम करते थे। उनकी जरूरत भी थी, क्योंकि कई बार मेरा तेज कदम उनकी धीमी चाल के बिना देश के ढांचे से टकरा सकता था। पर इतिहास यह भी देखेगा कि लोगों ने किसके चेहरे को अपना सपना बनाया और किसके नाम को सिर्फ पार्टी की बैठकों की कार्यवाही में पढ़ा। वक्त आगे बढ़ता गया। 1956 आया, राज्यों के पुनर्गठन का बड़ा साल। नक्शे पर नई रेखाएं खींची, पुराने प्रांत टूटे, नए बने। आंध्र राज्य का रूप भी बदला। तेलंगाना का सवाल अलग मोड़ लेने लगा। राजधानी की बहसें फिर उठीं। इस सब के बीच प्रकाशम की भूमिका अब सक्रिय राजनेता से ज्यादा एक नैतिक प्रतीक की हो चली थी। कभी कभी नई पीढ़ी के नेता उससे मिलने आते, आशीर्वाद लेने के लिए या सिर्फ अपने नाम के साथ उसकी तस्वीर खिंचवाने के लिए। वो जानते थे, जिसके साथ खड़े
होकर एक फोटो मिल जाए, उसका नाम अब भी गांव गांव में सम्मान से लिया जाता है। एक दिन उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी भी उससे मिलने आया। सालों की राजनीति, जीत हार, कुर्सी और कुर्सी के पीछे की टक्कर के बाद दोनों आमने सामने बैठे। कमरा शांत था, बाहर शाम ढल रही थी। प्रतिद्वंद्वी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, प्रकाशम जी, आप जानते हैं हमने जिंदगी भर एक दूसरे से कितनी लड़ाइयां लड़ी, कभी खुले में, कभी पर्दे के पीछे। पर आज मैं आपसे एक बात साफ साफ कहने आया हूं, अगर हमारे बीच आप न होते तो आंध्र का सपना शायद इतनी जल्दी सच्चाई न बनता। आपकी जिद, आपकी बेबाकी, आपकी समझौता न करने की जिद से हम सब परेशान रहे। पर आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है हम में से कोई भी आपकी तरह अपना सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह अप्रत्याशित स्वीकारोक्ति थी, एक ऐसा ट्विस्ट जिसे शायद खुद इतिहास भी लिखने से डरता। प्रकाशम ने उसे गौर से देखा। तुम्हें पता है, वह धीमे से बोला, अगर तुम ये बातें 20 साल पहले कहते तो शायद हम मिलकर कुछ और अच्छा कर सकते थे। दोनों हल्का सा मुस्कुराए, जैसे मान रहे हों कि अब सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, सुधार नहीं। कुछ ही महीने बाद 1957 में तंगुतुरी प्रकाशम का शरीर इस लंबी यात्रा से थक कर रुक गया। दुनिया के हिसाब से वह एक साधारण कमरे में, साधारण बिस्तर पर, साधारण कपड़ों में इस दुनिया से गया। कोई आलीशान बंगला, कोई बड़ी जागीर, बैंक बैलेंस का ढेर, कुछ नहीं छोड़ा। जो छोड़ा वो था आंध्र की मिट्टी में बसी एक कहानी जिसे मिटाने की कोशिश भी कोई नहीं कर सकता था। अंतिम यात्रा के दिन जब उसकी अर्थी उठी तो सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। किसान जिनकी जमीनों के लिए उसने जमींदारों से टक्कर ली थी, छात्र जिनके हाथों में अब किताबों के साथ साथ वोट की शक्ति भी थी, पूर्व साथी, पूर्व प्रतिद्वंद्वी, आम नागरिक, सब एक साथ चल रहे थे। किसी ने भीड़ में धीरे से कहा, सुना है वो अपनी आखिरी दिनों में पैसों की तंगी में थे। दूसरा बोला, अगर वो चाहते तो जितनी कुर्सियां, जितने ठेके, जितने समझौते कर लेते, हमारे कई नेताओं की तरह, पर उन्होंने नहीं किया। शायद इसलिए आज हम रो रहे हैं, सिर्फ एक नेता के लिए नहीं, अपने अंदर के उस हिस्से के लिए जो अब भी सच का सपना देखता है। सालों बाद जब आंध्र के शहरों में उसकी मूर्तियां लगीं, स्कूलों, सड़कों, इमारतों के नाम उसके नाम पर रखे गए, तो कई बच्चों ने सवाल पूछा, ये कौन थे? शायद कुछ किताबों ने सूखे वाक्यों में लिखा, तंगुतुरी प्रकाशम, स्वतंत्रता सेनानी, मद्रास प्रांत के प्रीमियर, आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। पर जिन लोगों ने उसे चलते फिरते देखा था, वे जानते थे कि ये परिचय कितना अधूरा है। उनके लिए वह आदमी था जिसने 2 बार कुर्सी को ठुकराया, पर लोगों की उम्मीद को कभी नहीं ठुकराया। वह आदमी जिसके प्रतिद्वंद्वी ने भी अंत में सिर झुकाकर स्वीकार किया कि उसका इस जिद ने इतिहास की दिशा बदल दी। वह आदमी जिसने अपनी छाती पर गोली नहीं खाई, पर कागजों की गोलियों, पार्टी की साजिशों और समय के हमलों के बीच भी अपना दिल साफ रखा। उसका प्रतिद्वंद्वी भी आगे चलकर इतिहास की किताबों में दर्ज हुआ, पदों की लंबी सूची के साथ, समितियों, समझ, औतों, रणनीतियों के साथ। पर जब गांव की चाय की दुकान पर बुजुर्ग अपने पोतों को किस्से सुनाते, तो वे किसी रणनीतिकार का नाम कम लेते और आंध्र केसरी का नाम ज्यादा। शायद यही किसी जीवन की अंतिम जीत होती है कि जब शरीर मिट्टी में मिल जाए, तब भी उसका नाम किसी भूखे आन की उम्मीद, किसी छात्र के साहस, किसी बूढ़े की आंखों की चमक में जिंदा रहे। तंगुतुरी प्रकाशम के लिए समय हमेशा दुश्मन जैसा रहा, कभी अंग्रेजों की तारीखों की शक्ल में, कभी केंद्र की घोषणाओं की शक्ल में, कभी बूढ़े होते शरीर की शक्ल में। पर अंत में उसी समय ने हार मान ली, क्योंकि उसने उसे अपने जीवन में जितनी चोट दी, उसके बाद भी समय उसे इतिहास से मिटा नहीं पाया। आज जब कोई युवा नेता मंच पर खड़ा होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसानों के पक्ष में, भाषाई सम्मान की बात करता है, तो कहीं न कहीं उसके शब्दों में प्रकाशम की पुरानी जिद की गूंज सुनाई देती है। और हर बार जब कोई भीड़ के सामने सत्ता से कहता है, अगर अन्याय करना है तो पहले मेरी आत्मा को मारना होगा, तो
उस वाक्य की छाया में एक बूढ़े, दुबले पतले पर अडिग आदमी का चेहरा उभर आता है। माथे पर गहरी लकीरें, आंखों में आग और छाती पर अदृश्य निशान, जहां कभी इतिहास ने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की, पर जिसने फिर भी उस गोली से बड़ा जोखिम उठाया, समझौते से इनकार का।